विधानसभा चुनावों में खिला कमल। राजस्थान में बीजेपी को 2/3 बहुमत की ओर और मध्य प्रदेश में भी शिवराज की वापसी तय। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को मिल रही है कांटे की टक्कर, लेकिन टूट सकती है कांग्रेस की जीत की आस। दिल्ली में तीसरे स्थान पर खिसकी कांग्रेस। शीला केजरीवाल से पीछे कांग्रेस के कई मंत्री आप से हार। नमस्कार, सरकार 2014 में आपका स्वागत है। चुनावों पर हमारी इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। भ्रष्टाचार से लोग दुखी थे, महंगाई से लोग त्रस्त थे, ये मार लोग लगातार सरकार से खा रहे थे। आगू जी महासमर की पूर्ण आहुति आज डलने जा रही है। नवा चरण, अंतिम चुनावी प्रक्रिया इसी के साथ ही पूरी हो जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें अगर किसी सीट पे टिकी हुई हैं तो वो वाराणसी है। 4 राज्यों में लगातार रुझान आ रहे हैं और रुझानों के मुताबिक 2 राज्यों में बीजेपी की जीत लगभग तय हो चुकी है। साफ तौर पर लग रहा है कि जो अब राजनीति का दंगल है, अगर बीजेपी की ही बात करें तो बेटी बचाओ से ज्यादा ये बेदी बचाओ होता जा रहा है। क्या लगता है किस तरह से काम करते हैं मोदी? क्या मोदी की विचारधारा है? क्या ऐसे एजेंडे और मुद्दे हैं जिन्हें मोदी उठाते हैं और जिन्हें लेकर फिर आप प्रचार करेंगी? बिरादरी और जातियों को हम यहाँ पर नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते और उन्हें लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया। सोना जी, आप क्या कहेंगी अगर हम खासकर बिहार की बात करें और सिवान सीट की बात करें, क्योंकि ओम प्रकाश यादव पहले दूसरी पार्टी से थे, अब बीजेपी से टिकट लेकर इस सीट पर लड़ रहे हैं। प्रकाश झा की किस्मत भी यहाँ दाव पर है। लेकिन अगर 2005 की अगर हम संसद की कार्रवाई को याद करें तो यही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की बांग्लादेशियों को लेकर काफी उग्र नजर आई थी और वो जेल में चली गई थी। तो जब जरूरत लगी तब तो ऐलान किया गया और अब परिवर्तन के नाम पर परंपरा से दिखाई दी जा रही है। ऐसे में क्या माना जाए कि राहुल को चुनावी डेंट से बचाने की कोशिश है? तो क्या माना जाए जो वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है वो कितनी कामयाब होती वहाँ पर नजर आई? वरना अब आप चाहेंगे कि अब जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो मुद्दा जन लोकपाल जिसे आधार बनाकर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, अब वो मुद्दा पूरा होगा, वो वादा पूरा होगा। तो बात कर रहे हैं आज हम आम बजट पे। जी हाँ, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज आम बजट 2015-2016 पेश किया है और इसमें खास बात क्या है, वो आम आदमी जो मिडिल क्लास का है। मिडिल क्लास को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें थी। वो उम्मीद कर रहा था कि उसे टैक्स से कुछ छूट मिलेगी, वो उम्मीद कर रहा था कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी टिकटों के बंटवारे की बात करें, बीजेपी ने 8 टिकट दिए महिलाओं को और अगर कांग्रेस की बात करें तो सबसे पीछे सिर्फ 5 टिकट दिए। आम आदमी पार्टी ने भी 6। महिला सुरक्षा का मुद्दा सबसे ऊपर, लेकिन जब महिलाओं को टिकट देने की बात आती है तो सिर्फ 8, 6 और 5। जी हाँ, तो आम आदमी पार्टी का गठन जब हुआ तब ये कहा गया कि ये पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है, लेकिन इन दिनों आम आदमी पार्टी को लेकर जो खबरें आ रही हैं उससे साफ लगता है कि ये पार्टी भी अब दूसरी पार्टियों की तरह से ही होती जा रही है। इसमें दूसरी पार्टियों से अलग अब कुछ भी नहीं है। सोनिया गांधी ने मोदी को कहा था खून का सौदागर। ये माना गया कि ये मोदी के लिए फायदेमंद रहा, लेकिन चुनावी प्रचार के दौरान हमने ये देखा कि मोदी ने नक्सली कहा अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने कहा कि धरने में महारत हासिल है वो धरने जिनसे आम आदमी जुड़ता है। क्या कहीं ना कहीं इसका फायदा आम आदमी को होगा? अरविंद केजरीवाल को? निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है अगर, तो बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में मोदी है, जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, क्या उससे दिल्ली का पूर्ण विकास हो पाएगा या फिर हर छोटे से बड़े मुद्दे तक अरविंद केजरीवाल को मोदी से जूझना पड़ेगा, दो हाथ करने पड़ेंगे? उसमें जनता भी सही। नीलाभ जी, हालांकि इस तरह के आरोप भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लगते रहे जब पहले इन्होंने सरकार बनाई कि अनुभवी नहीं है, किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो मंत्री बनाए गए उन्हें कामकाज का तरीका नहीं आता, उन्हें ब्यूरोक्रेट से डील करने का अनुभव नहीं है, तरीका नहीं है। तो क्या माना जाए इस बार जनता की उम्मीदें हैं कि अच्छा मंत्रिमंडल होगा, समझदार मंत्रिमंडल होगा, क्योंकि चुनौतियां बड़ी हैं प्रचंड बहुमत के साथ। क्या माना जाए जयशंकर जी, टोपी ट्रांसफर की जा रही है कार्रवाई के लिए, क्योंकि अमित शाह पर तो सीधे सीधे हाथ है मोदी का। इस बार तो बहुत वादों को राजनीतिक जुमला कहा गया, क्या उसी का नुकसान उठाया है बीजेपी ने? 1.2 इंडेक्स के हिसाब से डेवलपमेंट रेलवे का होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का होना चाहिए, जो कि मौजूदा अभी सिर्फ 0.7 है। तो क्या ये जो बजट है इससे कुछ आपको आगे दिखता है बढ़ता हुआ डेवलपमेंट? आम आदमी पार्टी के भीतर जो कलह है दरअसल वो विस्तार और नेतृत्व को लेकर है।
आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकपाल ने केजरीवाल और पार्टी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए। तमाम राजनीतिक दल कई सारे मुद्दे लेकर आ रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों के बीच में मुद्दों का जो केंद्र है वो महिला सुरक्षा है। और इसी महिला सुरक्षा पर आज बात करने के लिए हमारे साथ तीनों पार्टी की नेताएं, महिला नेता हमारे बीच हैं कि किस तरह से उनकी पार्टी का महिला सुरक्षा को लेकर क्या एजेंडा है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से आरती मेहरा जी हैं, स्वागत इनका, स्वागत करना चाहूंगा। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ ऋचा पांडे मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ये माना जा रहा है कि अगर आप निवेश करते हैं, आपकी बचत को निवेश से जोड़ दिया गया है, और अगर आप बचत करते हैं इंश्योरेंस स्कीम में, हेल्थ स्कीम में आप निवेश करते हैं, तो इससे आपकी बचत भी होगी और इसका फायदा आपको कहीं ना कहीं टैक्स में भी मिल सकता है। लेकिन अगर बात औरतों की जाए, जी हाँ, औरतें जो अपने घर का बजट चलाती हैं, जो रसोई का बजट चलाती हैं, जो पार्लर भी जाती हैं, उन्हें क्या राहत मिली है? क्योंकि महिलाएं जो कि आधी आबादी हैं, उन पर खासकर फोकस करने की ये उम्मीद की जा रही थी कि उन पर फोकस हो सकता है। लेकिन बात अगर सर्विस टैक्स की जाए, सर्विस टैक्स को बढ़ा दिया गया है। सर्विस टैक्स पहले 12.36% था, जिसे अभी 1.5% बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। यानी कि आपके सारे बिल महंगे हो गए हैं। और अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं खाने पीने का इंतजाम है। अगर आप यहाँ रेस्टोरेंट पर जाएंगे और फिर यहाँ पर आप बिल लेंगे, यानी कि जब आप भुगतान करेंगे, तो यहाँ पर भी सर्विस टैक्स बढ़ने के चलते आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा।